मौद्रिक प्रणाली, पांचवा मॉड्यूल आ गया हमारा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? कल हमने डिमांड एंड सप्लाई को देखा था, वो मेरा एक क्वेश्चन है। व्हाट व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? हाँ, अगर हम जीडीपी आगे बोलो में से डेप्रिसिएशन को लेस करें तो जीएनपी आएगा। मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। नेट मैं बता दूंगा, पेज पलटने की जरूरत नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जब इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है। और व्हाट इज नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रोड? नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशी कंपनियां जो भी भारत में सिचुएटेड हैं, जो भी आउटपुट उन्होंने किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, वो हमारी जो कंपनियां विदेशों में स्थित हैं, जो वो उत्पादन कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें से हमारे देश में स्थित कंपनियों का जो उत्पादन है गुड्स एंड सर्विस, वो माइनस करके हमारे पास नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। समझ के? तो ध्यान से किया करो इनको। मौद्रिक प्रणाली देखो, मुद्रा क्या होती है? कुछ भी जो भुगतान के माध्यम से या माध्यम के रूप में आमतौर से स्वीकार्य हो, भुगतान के रूप में कुछ भी, वही मुद्रा है। मुद्रा होती है ये। मुद्रा के कार्य क्या है? हमने पढ़ा था ये एनसीईआरटी में। मुद्रा के कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम है। वस्तु और सेवाओं का मुद्रा के माध्यम से ही विनिमय किया जाता है, क्योंकि इसकी सामान्य क्रय शक्ति होती है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है। विनिमय का मतलब आपके पास कोई चीज है, मुझे उसकी जरूरत है, मैंने आपको पैसे पे कर दिए, वो चीज अब मेरे को मिलेगी। ठीक है, तो ये वस्तु का विनिमय होगा, मुद्रा के माध्यम से हुआ है। मूल्य का सामान्य मापक होती है। खाते की आधार इकाई सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य मुद्रा के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। भावी भुगतान का आधार यह भावी मौद्रिक दायित्वों के भुगतान के मानक के रूप में कार्य करता है। संपत्ति का संचय करता है। संपत्ति को मुद्रा के रूप में संचित किया जा सकता है, क्योंकि एक परिसंपत्ति है। परिसंपत्तियों का जोड़ संपत्ति होता है। ठीक है। और पांचवा क्या है? साख का आधार है। अगर हम साख ले रहे हैं, साख का मतलब क्या था? ऋण। ठीक है, तो उसका आधार है ये। ठीक है, कोई भी ऋण ले लिया तो उसका आधार मुद्रा होगी। नंबर 2, ये हम वो पढ़ रहे हैं जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कोई मुद्रा नहीं होती और वस्तुओं को दूसरी वस्तुओं के साथ विनिमय करते हैं। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम हमने पढ़ा थी। विनिमय में समस्या क्या है? विनिमय में आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना चाहिए, ड्यूअल कॉन्सिडेंट होनी चाहिए। जैसे बढ़ई, कारपेंटर है, कारपेंटर के पास कुर्सी है, लेकिन किसान, एक तरफ किसान है, किसान के पास गेहूं है, तो किसान के पास कुर्सी नहीं है, बढ़ई के पास गेहूं नहीं है, तो ये डबल कोइंसिडेंट को देखना होगा कि मेरे पास कुर्सी है, कोई कुर्सी ले लो, मेरे को गेहूं की जरूरत है। तो किसान अगर आएगा, नहीं मेरे पास तो कुर्सी है। कोइंसिडेंस जब तक नहीं होगा तब तक विनिमय नहीं होगा। विनिमय की समस्या है। ठीक है। मूल्य निर्धारण की भी समस्या होती है। कुर्सी हो सकता है महंगी हो, गेहूं हो सकता है सस्ते हो, तो ये एक समस्या इसमें होती है विनिमय में। मुद्रा के प्रकार देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। फुल बॉडी मनी, पूर्ण मूल्य मुद्रा, यह वह मुद्रा होती है जिसका मुद्रा के रूप में मूल्य वस्तु के मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। मुद्रा के रूप में मूल्य वस्तु के मौद्रिक मूल्य के रूप में बराबर होता है। जैसे वस्तु का मूल्य और मुद्रा का मूल्य दोनों बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोने का सिक्का 500 रुपए का, मतलब सोने का जो सिक्का है 500 रुपए का, वो सोने का सिक्का अगर सोने के भाव में बेचे ना तो भी 500 रुपए ही मिले। समझ गए? और उसके ऊपर भी 500 रुपए लिखा हुआ है। चाहे तो सोने के रूप में बेच दो या सिक्के के रूप में चला लो, उसको मुद्रा के रूप में चला लो, मिलेंगे 500 रुपये। मतलब जो वस्तु का मूल्य है सोने का और जो उसका मूल्य है मुद्रा का मूल्य, दोनों बराबर हो गए। ये फुल बॉडी मनी हो गया, पूर्ण मूल्य मुद्रा। ठीक है।
या पैसे की कोई भी इकाई जिसका आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य बराबर हो। आंतरिक मूल्य का मतलब जो उसके वस्तु के रूप में मूल्य उसका, और अंकित मूल्य वो जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। ये जब दोनों बराबर हो तो वो पूर्ण बॉडी मनी हो जाएगा, फुल बॉडी मनी हो जाएगा। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक कागज की मुद्रा या साख की मुद्रा, कुछ भी लगा लो। इसका मुद्रा के रूप में मूल्य उसके वस्तु के रूप में मूल्य से कहीं अधिक होता है। जैसे कागज के नोट हो गए, कागज के रूप में उसका क्या मूल्य है, कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन उसका अंकित मूल्य 500 रुपये है, 500 रुपये में उसकी वैल्यू ज्यादा है। मतलब उसके ऊपर जो अंकित मूल्य होता है, मुद्रा के रूप में जो मूल्य हो गया उसका, वस्तु के रूप में मूल्य से कहीं अधिक होता है। जैसे कि मुद्रा, वस्तु मुद्रा का जो मूल्य है मोर देन वस्तु, कागज का नोट हो गया, जैसे RBI लिखा हुआ है 500 रुपए का नोट है, कागज के रूप में तो इसकी वैल्यू नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन मुद्रा के रूप में उसकी वैल्यू 500 रुपए की है। प्रतिनिधि फुल बॉडी मनी, यह एक प्रकार की सांकेतिक मुद्रा है जिसे बुलियन, सोने और चांदी के समर्थन से जारी किया जाता है। सांकेतिक मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक 500 रुपए का नोट तभी जारी करेगा जब उसके पास 500 रुपए की कीमत के बराबर सोना या चांदी होगा, ठीक है। तो ये सांकेतिक मुद्रा है। 500 रुपए का नोट जारी करने का मतलब ये है कि RBI के पास अब सोना या चांदी आ गई 500 रुपए की, ठीक है, ये समर्थन दिया जाता है इसको। परिवर्तनीय मुद्रा, इसे इसके बराबर के बुलियन के मूल्य में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए के नोट को 500 रुपए के मूल्य के सोने के सिक्के में बदला जाएगा, ठीक है। अपरिवर्तनीय मुद्रा केंद्रीय बैंक इसे बुलियन में बदलने के लिए बाध्य नहीं है। ग्रेसम का नियम, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह ग्रेसम का नियम आया था, ठीक है। बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा, जैसे कि हमने RBI ने 500 रुपए का नोट जारी कर दिया, बहुत से नोट जारी कर रखे हैं, सडनली 500 रुपए का नकली नोट आ गया, नकली नोट को हम बुरी मुद्रा मान सकते हैं। नकली नोट दे दिया 500 रुपए की, जो असली नोट होगा वो अपने पास जमा कर लेगा जिसने उसको जारी किया है, जहां से उसका सोर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दे। ग्रेसम का नियम था ये, इसको याद रखना है। फिएट मुद्रा, फिएट का मतलब होता है आदेश देना, किसी को ऑर्डर देना, ठीक है, जो आदेश पर काम हो, यह सरकार के आदेश पर मुद्रा के रूप में कार्य करता है। इसे लेन देन के निपटान के लिए किसी भी नागरिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल रुपये, ये रुपये का निशान है, ये फिएट मुद्रा है। वैधानिक मुद्रा, आर्थिक लेन देन में इस मुद्रा को स्वीकारना वैधानिक रूप से अनिवार्य है। इसे कानून का समर्थन प्राप्त है, इसे कानूनी निविदा भी कहते हैं। मतलब इसके दो पार्ट हैं। सीमित वैधानिक मुद्रा, एक निश्चित सीमा के अंदर इसे स्वीकारना बाध्यता है। भारत में 50 पैसे का सिक्का एक सीमित वैधानिक मुद्रा है। रुपये 10 तक का भुगतान 50 पैसे के सिक्के से किया जा सकता है और रुपये 10,000 तक का भुगतान रुपये 1 के सिक्के से किया जा सकता है। इससे ज्यादा के अगर अमाउंट में आप पे करोगे, 1 रुपये, मान लो 10,000 है, 10,000 1 रुपया करना हो आपको पे किसी को, 1-1 रुपये के आपके पास सिक्के हो, तो 10,000 एक्सेप्ट करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। लेकिन जो 1 रुपया एक्स्ट्रा है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी लिमिट ही इतनी है। और 50 पैसे के सिक्के की लिमिट कितनी है? 10 रुपये तक। मतलब आप 50 पैसे के 10 रुपये तक के सिक्के किसी दुकानदार को दे सकते हो, वो मना करता है तो उसके ऊपर केस हो सकता है। असीमित वैधानिक मुद्रा, इसके द्वारा इसके अंतर्गत असीमित भुगतान किया जा सकता है। कितना भी भुगतान करो मनमर्जी, रुपये 2, रुपये 5, रुपये 10, ठीक है, 20, 50, 100, 200, 500 तक कितना भी कर लो, ये असीमित वैधानिक मुद्रा होगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार एक व्यक्ति एक दिन में 1 लाख ट्रांसफर अंतरण कर सकता है। ये वो लगाई हुई है ट्रांसफर। गैर कानूनी या गैर वैधानिक मुद्रा, इस प्रकार की मुद्रा को स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। क्रिप्टो करेंसी होगी, नेपाल रुपया हो गया, ठीक है। भारत में जो लीगल टेंडर दे रखा है, इसी को लीगल टेंडर बोलते हैं हम, ठीक है। वो डॉलर के लिए नहीं है, रुपये के लिए लीगल टेंडर है, ठीक है। डॉलर को कोई स्वीकार करेगा नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन रुपया स्वीकार करना होगा। विश्वास आधारित मुद्रा, यह व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर मुद्रा के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यह विश्वास आधारित मुद्रा होती है। नजदीकी मुद्रा, यह अत्यधिक तरल वित्तीय परिसंपत्ति होती है जिसे आसानी से मुद्रा में बदला जा सकता है, वो नजदीकी मुद्रा होगी। चेक, ड्राफ्ट, घर, जमीन, सोना मुद्रा के नजदीक है। कोई भी चीज जिसको आसानी से मुद्रा में बदला जा सके, नजदीकी मुद्रा होगी, ठीक है। तरलता, तरलता होती क्या है? कम से कम समय और मूल्य की हानि से, कि समय की भी कम हानि हो, मूल्य की भी कम हानि हो, परिसंपत्ति को मुद्रा में बदलने की आसानी को तरलता कहा जाता है।
परिसंपत्ति हमने कल देखा था, परिसंपत्ति होती क्या, परिसंपत्ति का जोड़ संपत्ति होती है। परिसंपत्ति में बैंक जमा, ठीक है, करेंसी नोट जो हमारे पास हैं, ठीक है, घर हो गया, कार हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सारी हमारी परिसंपत्ति है, और इन सब का जोड़ होगा वेल्थ, संपत्ति होगा। ठीक है, कोई भी परिसंपत्ति हो, मान लो कार ही है, कम से कम समय में और कम से कम वैल्यू को मतलब कम किए हुए जितना जल्दी हम उसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारी तरलता है। देखो क्या है, सोना ज्यादा तरल है या कार, कार ज्यादा तरल है या घर, कार। प्लास्टिक की मुद्रा, इसका संबंध क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से है, किसान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, ये होगी प्लास्टिक की मुद्रा होगी वो। जमा मुद्रा, सेकेंडरी मुद्रा किसको बोलती है, वह मुद्रा होती है जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों में जमा होती है, ये सेकेंडरी मुद्रा होगी। बैंक खातों के प्रकार देखो, बचत खाता, सेविंग अकाउंट जिसको बोलते हैं हम, पारिवारिक क्षेत्र खुलवा सकता है इसको, कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं इस खाते में, ब्याज कम ब्याज मिलता है, 2011 तक आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता था ब्याज। ये खाता होगा, कौन से खाते की बात करें, सेविंग अकाउंट्स की, ठीक है। ये पारिवारिक क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इसको खुलवा सकता है, ठीक है, इस पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं, इस पर ब्याज कम मिलता है। चालू खाता, करंट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, व्यावसायिक इकाइयों के द्वारा इसको खुलवाया जा सकता है, ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं है, शून्य ब्याज, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, ठीक है। स्थिर जमा खाता और आवर्ती जमा खाता, स्थिर जमा खाता का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स, और आवर्ती जमा खाता का मतलब रिकरेंट डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें बार बार हम जमा कर सकते हैं। देखो इसको सभी खुलवा सकते हैं, एफडीआई को अधिकांशतः पारिवारिक क्षेत्र ही खुलवाते हैं इसको, फिक्स डिपॉजिट को, क्योंकि वो फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, एफडीआई करवाते हैं। प्रतिबंध है, प्रतिबंधित है ये, तुलनात्मक अधिक ब्याज मिलता है एफडीआई जब हम करवाते हैं, और बाकी खातों की बजाय अगर तुलना करके देखें तो एफडीआई पर हमें ज्यादा ब्याज मिलता है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो बचत खाता है इसमें मांग देयता भी है और समय देयता भी है। मांग देयता का मतलब क्या है कि डिमांड लायबिलिटी है, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था इंग्लिश मीडियम में, इसके डिमांड लायबिलिटी है। डिमांड लायबिलिटी का मतलब आप जिम्मेवार हो, जब भी पैसा मांगा जाएगा वो आपका देना पड़ेगा, ठीक है। और समय देयता ये है कि किसी भी समय आपको वो पैसे मांग सकते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक वीक के बाद, महीने में, साल में, 2 साल में, जब भी जरूरत होगी वो पैसा मांग सकते हैं। ये टाइम लायबिलिटी होगी। तो बचत खाता जो हो गया उसमें टाइम लायबिलिटी भी है और उसमें डिमांड लायबिलिटी भी है, मतलब मांग देयता भी और समय देयता भी है, ठीक है। चालू खाता जो चालू है उसमें क्या है, मांग देयता है, ठीक है, समय देयता नहीं है। जो स्थिर जमा खाता है और आवर्ती जमा खाता है इसमें समय देयता है, इसमें मांग देयता नहीं है। समय देयता का मतलब ये है, जब भी आप एफडीआई करवाओगे, फिक्स डिपॉजिट करवाओगे, तो समय देयता का मतलब ये हो गया कि आपको फिक्स पीरियड के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे। 2 साल के लिए एफडीआई करवा रहे हो, 3 साल के लिए करवा रहे हो, तो 3 साल के बाद जब वो मेच्योर हो जाएगी तभी आपको पैसे मिलेंगे। ये समय देयता है, इसमें मांग देयता नहीं है कि आपका जब मन किया तब आपने पैसे मांग लिए, आपके मांगने पर पैसे नहीं मिलेंगे, टाइम के बाद पैसे मिलेंगे। मांगने पर पैसे अगर मिल रहे हो तो मांग देता है, किसी भी बैंक में जाओ, ठीक है। अगर मांगते ही, किसी भी समय मांगते ही पैसे मिल रहे हो, जिसमें कोई समय का प्रतिबंध ही ना हो, किसी भी समय और पैसे लेकर के जा सकते हो, तो वो समय देता है। तो आपने बैंक में कौन सा अकाउंट खुलवाया हुआ है, स्थिर जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, चालू खाता है, बचत खाता? बचत खाता, क्योंकि किसी भी टाइम आप जमा करवा दो, किसी भी टाइम निकलवा लो, ठीक है। देखो बैंकों के पास जो मांग जमा है वो क्या है, ठीक है, इसको डीडी बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, मांग जमा। बैंकों के पास क्या होती है वो, इसमें चालू खाते की सभी मांग जमाएं, जो चालू खाता है सभी मांग जमाएं, एवं बचत खाते की मांग देयताएं शामिल हैं। मांग जमाएं और मांग देयताएं शामिल हैं, समझ गई। बैंकों के पास सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट, ठीक है, समय देयता, इसमें पूरा स्थिर जमा खाता और आवर्ती जमा खाता एवं बचत खाते का समय देयता भाग शामिल है, समय देयता भाग। बैंकों के पास मांग जमाएं प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं, मांग जमाएं, सावधि जमाएं, कुल जमाएं होगी जनता की,
मतलब सावधि जमाएगा, मतलब वो जमाएं जो अवधि को ध्यान में रख करके जमा करवाएगा। एफडीआई, ये क्या होगी? एफडीआई जो है सेविंग अकाउंट्स में जो कुछ भी जमा करवा रखा है, ठीक है, वो करंट अकाउंट में जमा करवा रखा, सेविंग अकाउंट्स में करवा रखा है, एफडीआई करवा रखी है, कुल जनता की जमा है वो, ठीक है। मांग एवं समय देयताएं, मतलब बैंकों के पास मांग जमाएं, मांग एवं समय देयताएं, ठीक है, निवल, ठीक है, निवल जो जमा है वो, ये कुल जनता की जमाएं होगी। डाकघर बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि डाकघर बैंक का जो कॉन्सेप्ट है अभी हाल ही में आया था वो, ठीक है। अभी तो पैसे भी ट्रांसफर होने लगे डाकघर के खाते से, एटीएम भी इश्यू करने लगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, एक कॉपी होती थी, उसमें ही जमा करवाते रहते थे। अभी डाकघर को बैंक बना दिया गया, डाकघर बैंक, इसको देखेंगे। उद्देश्य क्या है डाकघर बैंक का? वित्तीय समावेशन है, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियली अकाउंट खोला जाए, वित्तीय समावेशन हो जाएगा उसका। खाता खोला जा सकता है, कौन सा खाता खोला जा सकता है डाकघर बैंक में? बचत खाता, स्थिर जमा खाता और आवर्ती जमा खाता खोला जा सकता है। चालू खाता नहीं खोला जा सकता, करंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता। करंट अकाउंट पर क्या है? करंट अकाउंट पर शून्य ब्याज मिलता है, ठीक है। मूल्य वर्धित सेवाएं सीमित है, ठीक है, वैल्यू एडेड सेवाएं सीमित है इसकी। ऋण, डाकघर ऋण नहीं देता। मूल्य वर्धित सेवाओं में क्या है? ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गया और ये डेबिट कार्ड हो गया, ये इश्यू नहीं कर सकता था पहले, क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकता, ये सीमित है। स्वामित्व किसका होता है डाकघर के ऊपर? सरकार का। डाकघर के जमा जितने भी है उस पर सरकार का स्वामित्व है। जमा राशि सरकार द्वारा प्रयोग की जाती है, जो सार्वजनिक ऋण का भाग बन जाती है। सरकार का जो पब्लिक डेप्ट हो गया ना, पब्लिक डेप्ट का भाग बन गई हो, जो भी जमा राशि सरकार उसको प्रयोग करेगी। या सरकार पर ऋण बढ़ जाता है, अगर हम डाकघर में जमा करवा रहे हैं तो सरकार पर, मतलब इसका मतलब एक सीधा सा ये है कि हम सरकार को ऋण दे रहे हैं, वो सरकारी ऋण बन जाता है। निष्कर्ष यह निकाला जाता है कि यदि हम डाकघर में रुपए जमा कराते हैं तो सरकार को ऋण दे रहे होते हैं, जिसे सरकार ब्याज समेत वापस करती है। आम जनता डाकघर से ऋण नहीं ले सकती, यह लोक लेखा अनुच्छेद 266 का भाग होता है, ठीक है। जो भी हमने खाते में जमा करवा दिया डाकघर में, वो लोक लेखा अनुच्छेद 266 का भाग हो गया, उसमें जमा होगा वो। डाकघर बैंक विभागीय इकाई हैं, सरकारी हैं, उनके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं। बैंकों जैसे एसबीआई, पीएनबी, यूको बैंक, एचडीएफसी तो प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंकों की हम बात कर रहे हैं। बैंकों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते, वे बैंक के कर्मचारी होते हैं, ठीक है। गैर विभागीय बैंक या निकाय कौन से होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गैर विभागीय ही है, ठीक है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ही है। सरकारी बैंक हो गई, पीएनबी हो गया, सेबी हो गया, एटसेट्रा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कौन से होते हैं? उपक्रम में भी तो अंतर होता है, भेल, आईओसीएल, गेल, ठीक है, ये उपक्रम हो गए। इनमें काम करने वाले कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते। पीएनबी में लग गया है, एसबीआई में है, भेल में है, आईओसीएल में है, गेल में है, ये सरकारी कर्मचारी नहीं होते। सरकारी कर्मचारी डाकघर के कर्मचारी विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वाणिज्य बैंक क्या है? ये मैंने अलग से लिखा हुआ है, कई बार आएगा कॉन्सेप्ट की वाणिज्य बैंक क्या होता है। ये ऐसे बैंक होते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे बैंक जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं, इन्हें व्यावसायिक या व्यापारिक बैंक भी कहा जाता है। 3 प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएनबी, एसबीआई, ये हो गए, ये क्या करते हैं? ये जमा भी स्वीकार करते हैं, ऋण भी देते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक हो गए, एचडीएफसी हो गया, जैसे सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी है। विदेशी बैंक हो गए, विदेश में कोई बैंक खोला हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? जमा भी स्वीकार करते हैं और ये ऋण भी देते हैं। मुद्रा आपूर्ति, ठीक है, मनी सप्लाई, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इसको समझना, मोस्टली क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा होती क्या है? करेंसी जो हमारे पास है, ठीक है, चाहे वो सिक्के हों, चाहे वो नोट हो, और जो बैंक में जमा है या जमा मुद्रा, ठीक है। किसी समय बिंदु पर जनता द्वारा धारित सभी प्रकार की मुद्राओं, करेंसी और जमा मुद्राओं के संग्रह को मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। जनता के पास टोटल कितनी करेंसी है, कितने नोट्स हैं, बैंक में कितना है, ये मनी सप्लाई है, इसके संग्रह को मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। शब्द
जनता, जनता का मतलब क्या इसमें, जनता में सरकार एवं बैंकिंग प्रणाली के अतिरिक्त सभी आर्थिक इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है। जनता में आगे, ऐसा नहीं कि पीपल्स इसके अंदर है, मतलब सभी आर्थिक इकाई कोई भी हो, उसके भी अगर बैंक में जमा रुपए पड़े हैं या उसके पास भी जो पैसे का संग्रह है वो भी मुद्रापूर्ति में आ जाता है। मुद्रापूर्ति अर्थव्यवस्था में कुल क्रय शक्ति दर्शाती है, कुल क्रय शक्ति, टोटल परचेजिंग पावर को दर्शाती हो। यदि मुद्रा आपूर्ति कम होती है, क्रय शक्ति कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर पैरिटी जो बोलते हैं हम, परचेजिंग पावर कम होगी। कैसे होगी बताना? अगर मुद्रा आपूर्ति कम होती है तो क्रय शक्ति कैसे कम होगी? हाँ, मतलब हमारे पास पावर ही नहीं होगी खरीदने की। मुद्रा ही तो है जो हमें किसी चीज को खरीदने की पावर देती है। मुद्रा नहीं होगी तो पावर भी नहीं होगी, कम हो जाएगी। अगर हमारे पास क्रय शक्ति कम है तो मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि पैसे है ही नहीं किसी चीज को खरीदने के लिए, हमें जरूरत ही नहीं वो चीजों की, मांग भी कम हो गई। और अगर मांग कम हो गई, आर्थिक वृद्धि भी कम हो जाएगी। ठीक है, आर्थिक वृद्धि कम कैसे हो जाएगी? मांग कम होगी तो इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को पता चल जाएगा कि लोगों के पास मांग ही नहीं है। ठीक है, तो वो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे इतनी चीजों को, और जैसे प्रोड्यूस चीज करना बंद कर देंगे, जीडीपी कम हो जाएगी, वृद्धि कम। यदि मुद्रा आपूर्ति बढ़ा दी जाए तो क्रय शक्ति भी बढ़ जाएगी, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी तो मूल्य स्तर में भी तो वृद्धि हो जाएगी, मुद्रास्फीति की ओर चला जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या होती है? परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल। ठीक है, मुद्रास्फीति में प्राइस लेवल बढ़ेगा। मुद्रास्फीति के कई प्रकार होते हैं, डिफ्लेशन होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, हेडलॉन्ग इन्फ्लेशन होता है। ये हम मुद्रास्फीति के चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी में आ जाएगा मुद्रा से रिलेटेड वाले चैप्टर में। फिलहाल ये मान करके चलो कि जब भी मूल्य स्तर बढ़ता है, परसिस्टेंट इंक्रीज होती है, मुद्रास्फीति होती है। मुद्रापूर्ति की अवधारणाएं देखो क्या है। M1 ये हमने अच्छे से पढ़ा था, M1 M2 M3 M4। ठीक है, हम और ये इनके लिक्विडिटी के बेस पर इनको वो किया गया है, अभी फिर पढ़ रहे हैं हम इसको। ठीक है, M1 मुद्रापूर्ति की धारणा। M1 क्या होता है? इसको नैरो मनी बोला जाता है। नैरो मनी क्यों बोला जाता है? सी का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जनता के द्वारा धारित करेंसी। डी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, OD का मतलब अदर डिपॉजिट हो गए। इसमें बताया भी गया है कि जनता द्वारा धारित करेंसी C है। डी का मतलब है नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, बैंकों में जो नेट डिमांड डिपॉजिट है वो है। बैंकों के पास निवल मांग जमाएं। नेट मींस केवल जनता की जमाएं होंगी, इंटर बैंक जमाएं नहीं होंगी। ठीक है, केवल जनता की जमाएं। केवल जनता की जमाएं का मतलब ये है जो जनता ने जमा करवा रखा है। ऐसा नहीं है कि PNB ने SBI में पैसे जमा करवा रखे हैं तो वो भी काउंट होगा, नहीं, क्योंकि वो तो जनता की जमाओं में काउंट हो लिया ना। ठीक है, अदर डिपॉजिट्स का मतलब अन्य जमाएं। अन्य जमाएं क्या होती है? RBI के पास जमाएं, जैसे कि RBI के गवर्नर और कुछ संस्थान, उनके जमाएं भी M1 में आती है। समझ गए? और ये नैरो मनी है। ठीक है, M1 को संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल 100% तरल को लिया जाता है, ओनली 100% तरल को। ये समझ गए? M2 इज इक्वल टू M1। M1 में जो कुछ भी है वो जो तरल है, तरल मुद्रा केवल वो। डाक घरों के बचत खाते की जमाएं वो भी इसमें M2 में आ जाती हैं। M1 प्लस डाक घर की बचत खाते की जमाएं, बचत खाते की और दूसरी नहीं, बचत खाते की जमाएं, तो इसे भी नैरो मनी संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, बचत खाते की जमाएं। ठीक है, M3 M1 प्लस TD टाइम डिपॉजिट्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, या यूं कह लो कि M1 क्या होता है? M1 को हम बोलते हैं करेंसी डिपॉजिट हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट प्लस TD टाइम डिपॉजिट। M1 में टाइम डिपॉजिट और जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? M3 हो गया। इसे ब्रॉड मनी बोला जाता है, विस्तृत मुद्रा बोला जाता है। समझ गई? M4 क्या है? M3 प्लस डाक घर की कुल जमाएं, ये M4 हो गया। इसमें सरकारी प्रतिभूति सम्मिलित नहीं होती। व्हाट इज सरकारी प्रतिभूति?
क्या होती है सरकारी प्रतिभूति? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह जिनको हम बोलते हैं, वो सरकारी प्रतिभूति होती है। ठीक है, जैसे कि किसान विकास पत्र हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए इत्यादि, ये सरकारी प्रतिभूति में शामिल होते हैं। M4 को भी विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, इनमें सबसे तरल M1 है और सबसे कम तरल M4 है। जितनी अवधारणा विस्तृत होती जाएगी तरलता उतनी ही कम होती जाएगी। जैसे M1 है, M1 से M2 में आगे तरलता कम होगी, M2 से फिर M3 में आगे और तरलता कम होगी, और M4 में आगे तरलता सबसे कम होगी। समझ गए? तो जितने भी ये उसके लिए अवधारणा विकसित होती जाएगी, क्या होता जाएगा, तरलता कम होती जाएगी। M3 कुल क्रय शक्ति को दर्शाता है, टोटल परचेजिंग पावर जो है उसको। साधारणतः जब हम मुद्रा आपूर्ति की बात करते हैं तो इसका मतलब M3 ही होता है। ठीक है, YV रेड्डी समिति, क्या बताया समिति ने? 1998 में इसको कंडक्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, बनाया गया था। में मुद्रा आपूर्ति की नई अवधारणाएं दी हैं YV रेड्डी समिति ने। ठीक है, और इनको कैसे बताया गया है? NM1, NM का मतलब न्यू, ठीक है, M1, NM2 न्यू M2, ठीक है, L1 लिक्विडिटी 1, लिक्विडिटी 2, ऐसे अवधारणाएं उसने दी हैं YV रेड्डी समिति ने। ठीक है, रिजर्व मुद्रा, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा, प्राथमिक मुद्रा क्या होती है? ठीक है, M0 बोलते हैं इसको। हमने क्या क्या पढ़ा? M1, M2, M3, M4 पढ़ा। अब आ गया पांचवी मुद्रा M0 जिसको बोला जाता है। ठीक है, रिजर्व मुद्रा बोलते हैं इसको, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा बोलते हैं, प्राथमिक मुद्रा बोलते हैं। लगभग 33 लाख करोड़ है ये M0। किसी समय बिंदु पर जनता एवं बैंकों द्वारा धारित सभी प्रकार की करेंसी, नोट या सिक्के, किसी समय बिंदु पर जनता के पास कितने पैसे हैं, बैंकों के पास कितने पैसे हैं, ठीक है, ये नोट सिक्के हो सकते हैं, इनको, इनके संग्रह को M0 कहा जाता है। M0 समझ गए? M0 क्या है? M0 इज इक्वल टू करेंसी, सरकार RBI को छोड़ करके, सरकार को छोड़ करके, RBI को छोड़ करके, ठीक है, वो करेंसी। इसमें करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, ठीक है, और रिकरेंट डिपॉजिट्स हो गए। R का मतलब क्या होगा? बैंकों की नकद रिजर्व या आरक्षित। बैंकों के पास कितना भी हो, रिजर्व हो, और करेंसी पब्लिक के पास हो, या और दूसरे डिपॉजिट्स हो, वो सारे के सारे एक किसी भी बिंदु पर हो तो उनको टोटल क्या बोला जाएगा? मनी सप्लाई या M0 बोला जाएगा, हाई पावर मनी, रिजर्व मुद्रा बोला जाएगा। ये ऐसी मुद्रा कितनी है? 33 लाख करोड़ है। M0 और MS में संबंध क्या है? ठीक है, मतलब रिजर्व मनी में और मनी सप्लाई में क्या संबंध है? ठीक है, हाई पावर मनी में और इसमें क्या देखो, M जो छोटा M लिखा गया है ना, इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर, जो हमने पढ़ा था वो मनी मल्टीप्लायर है। अब अच्छे से समझ में आएगा, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, अभी फिर पढ़ रहे हैं। M मनी सप्लाई जो होती है वो M0 प्लस में M का मतलब मनी मल्टीप्लायर, जो स्मॉल m लिख रखा है इट मीन्स मनी मल्टीप्लायर, और M0 मतलब रिजर्व मनी, हाई पावर मनी। ठीक है, M मनी मल्टीप्लायर मीन्स मुद्रा गुणांक, और ये मुद्रा गुणांक इसकी वैल्यू क्या है? 5.5। मतलब कोई भी हम जमा करवाते हैं, ये मान लो कि 100 रुपये अगर मनी सप्लाई बढ़ाई है तो 5 गुना 5 कर दो उसको, 550 रुपये हो गए वो। ठीक है, मनी सप्लाई इतनी होगी। जैसे कि 5.5 मल्टीप्लाई 33 इज इक्वल टू 182 लाख करोड़ मनी सप्लाई है। समझ गए? मुद्रा गुणांक होता क्या है इसको देखो, ये क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर। यह मुद्रा आपूर्ति एवं रिजर्व मुद्रा का अनुपात होता है। मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलता है? मनी सप्लाई प्लस रिजर्व मनी, इसका ये क्या होता है? अनुपात होता है। इसका मान बैंकों की साख सर्जन क्षमता पर निर्भर करता है। बैंकों की साख सर्जन क्षमता, क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट की जो कैपेबिलिटी है उनकी, जो निम्नलिखित पर आधारित होती है। निम्नलिखित पर कैसे आधारित होती है? क्रेडिट क्रिएट करने की जो कैपेसिटी होती है, मनी मल्टीप्लायर। जैसे जनता की बैंकिंग प्रवृत्ति, जनता की बैंकिंग प्रवृत्ति का मतलब जनता बार बार में जमा करवा रही है, निकलवा रही है, ठीक है, क्या करवा रही है। और दो, मौद्रिक नीति क्या है? मनी मल्टीप्लायर को इनके द्वारा क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है, इन पर आधारित होता है। साख सर्जन प्रक्रिया क्या होती है? ये देखो क्या है, मनी मल्टीप्लायर भी समझ में आएगा आपको क्या है। ठीक है, साख सर्जन क्षमता पर मनी मल्टीप्लायर बेस्ड ऑन होता है। देखो इसको क्या है,
मान लो सरकार है, सरकार ने 100 रुपये दे दिए, मनी सप्लाई कर दी 100 रुपये की सरकार ने। 100 रुपये ए के पास आ गए, कोई व्यक्ति है, ए को दे दिए। ए ने क्या कर दिया, वही 100 रुपये एसबीआई में जमा करवा दिए। ठीक है, मान लो मैंने आपको 100 रुपये दे दिए, मैं सरकार हूं, आपको लोन दे दिया, आपके पास 100 रुपये हैं, वही 100 रुपये आपने एसबीआई में जमा करवा दिए, अभी भी है आपके पास 100 रुपये। वो वही 100 रुपये में से एसबीआई ने 20 रुपीज रख लिया अपने पास एज SLR, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में रख लिया। ठीक है, अब एसबीआई के पास कितने हैं, 80 रुपये, और आपके पास कितने हैं, कितने हो गए, 180। आपके पास 100 रुपये हैं, बैंक के पास कितने हैं, 80 रुपये जनता के लिए हैं। ठीक है, एसबीआई ने 80 रुपये का लोन बी को दे दिया। ठीक है, बी ने ये पैसे सी को दे दिए, सी ने ये पैसे 80 रुपये ICICI बैंक में जमा करवा दिए। ठीक है, तो इसका 20% 16 रुपये ICI ने अपने पास रख लिया SLR के रूप में, और 64 रुपये जो बच गया ICI के पास है, वो 64 रुपये का लोन SBI ने डी को दे, ICI बैंक ने डी पर्सन को दे दिया। डी पर्सन ने 64 रुपये का लोन ई को दे दिया, और ई को दे दिया तो ई ने 64 रुपये PNB में जमा करवा दिए। इसका 20% लगभग 13 रुपये PNB ने अपने पास रख लिया SLR के रूप में, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में। अब बैंक के पास 51 रुपये बच गए। 51 रुपये का लोन बैंक ने एफ को दे दिया। जब हम इन 100 रुपये को टोटल काउंट करते हैं कि कहाँ कहाँ से होते होते कैसे कैसे आया है ये, तो ये 550 रुपये के इक्वल हो जाएगा। जब ये 550 रुपये के इक्वल हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर आगे बंद हो जाएगा। ठीक है, अब 100 रुपये आपके पास हैं, 100 रुपये आपके पास हो गए, 80 रुपये बैंक में जमा करवा रखे हैं, 80 रुपये बी के पास हैं, 180 हो गए। ठीक है, और डी रुपये 64 के पास हैं, ई के पास वही 64 हो गए, तो एफ के पास 51 रुपये हैं। इनको जोड़ करके देखोगे 100 से ज़्यादा बैठेंगे। दिस इज मनी मल्टीप्लायर। जब भी हम 100 रुपये जनता में मनी सप्लाई करते हैं तो मनी मल्टीप्लायर हो करके वो 5.5 गुना हो जाती है। ये जो 5.5 का मान है, यही हमारा मनी मल्टीप्लायर है। समझ गए? देखो अब क्या दे रखा है इसमें, यदि सरकार CRR को बढ़ा देती है, CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देती है, तो बैंकों की लैंडिंग क्षमता घट जाएगी, क्योंकि बैंकों के पास ऋण देने के लिए पैसा कम होगा। बैंकों को RBI के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा। इसके अलावा मौद्रिक गुणांक जो मनी मल्टीप्लायर है वो भी कम हो जाएगा। समझ गए? क्या समझे बताना? मनी मल्टीप्लायर मेरी सेल का ये एक सर्कल चलता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने पैसे जमा करवा दिए बैंक में, किसी बैंक में। मनी मल्टीप्लायर किस पर डिपेंड करता है? एक तो बैंकिंग प्रवृत्ति पर, और दूसरा बैंकों की साख सर्जन क्षमता पर। ठीक है, और साख सर्जन क्षमता या साख सर्जन प्रक्रिया क्या है ये मैंने समझा रखी है। अभी मैंने बता रखा है, यदि सरकार को CRR को बढ़ाना पड़े, ठीक है, अगर सरकार CRR को बढ़ा देती है, जो अभी 3% है, 3% का मतलब 100 रुपये में से 3 रुपये सरकार अपने पास रखेगी। ठीक है, और वो 3 रुपये बैंक को RBI में जमा करवाने होंगे, RBI के पास रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मान लो सरकार ने CRR को 3% से 10% बढ़ा दिया, तो इट मीन्स क्या होगा कि सरकार को 10 रुपये स्टोर करने पड़ेंगे अब 100 में से। तो 10 रुपये अगर स्टोर करने पड़ेंगे अपने पास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि बैंकों की जो लोन देने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, और लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी तो मनी मल्टीप्लायर भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, भारत की मौद्रिक प्रणाली प्रबंधित कागजी मुद्रा मानक। ठीक है, ये क्या है? इसमें देखो क्या है, भारत की मौद्रिक प्रणाली क्या है या प्रबंधित कागजी मुद्रा मानक क्या है। भारत में मुद्रा निर्गमन क्या होता है? प्रिंटिंग। ठीक है, भारत में मुद्रा प्रिंटिंग लगा लो, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ठीक है, कि कम से कम इतना तो रिजर्व करना होगा।
ठीक है, इसे 1956 में आनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर लागू किया गया था। 1956 में से लागू किया गया, तब पहले क्या था, अनुपातिक कोष प्रणाली थी इससे पहले। ठीक है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई को सवर्ण एवं विदेशी प्रतिभूतियों या करेंसी के रूप में कम से कम 200 करोड़ का कोष रखना अनिवार्य है। ठीक है, और ये 200 करोड़ का कोष का मतलब क्या है, या तो सोने के रूप में रखे या विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखे, विदेशी करेंसी फोरेक्स के रूप में रखे। समझ गए, यह कम से कम 200 करोड़ का होना जरूरी है, जिसमें से कम 115 करोड़ का सोना होना चाहिए। 115 करोड़ का क्या होना चाहिए, कम से कम सोना। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई सवर्ण विदेशी प्रतिभूतियों एवं भारत सरकार की प्रतिभूतियों के आधार पर असीमित मुद्रा निर्गमन छाप सकता है। मतलब अगर आरबीआई को पैसे छापने हो तो आरबीआई के पास इन चीजों का भंडार होना चाहिए। आरबीआई के पास सोना होना चाहिए, फोरेक्स होना चाहिए। ठीक है, आरबीआई का निर्गमन विभाग नोट छापता है। प्रिंटिंग जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, नोट छापता है। इसके लिए उसे 3 चीजों की आवश्यकता होती है नोट छापने के लिए। एक तो सोना, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति। ठीक है, सरकार, देखो सरकार क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, मान लो सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर दी 10 करोड़ रुपए की। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब बॉन्ड जारी कर दिया सरकार ने। सरकार ने ये लिख दिया कि मैं इतने इतने टाइम के बाद इतने इतने मतलब उस पे आपसे ये बॉन्ड वापस खरीद लूंगा। बॉन्ड की वैल्यू 10 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अब 10 करोड़ रुपए का बॉन्ड आरबीआई ने खरीद लिया, तो आरबीआई क्या करेगी, 10 करोड़ रुपए सरकार को देगी, ये प्रतिभूति होगी। ठीक है, अगर सरकार को 10 करोड़ रुपए दे रही है तो 10 करोड़ रुपए बैंक के पास कम हो जाएंगे, बैंक के पास तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ जाएगी। इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेस पे 10 करोड़ की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसके बेस पे आरबीआई 10 करोड़ रुपए प्रिंट करेगी और सरकार को दे देगी। यह घाटे का वित्तीयन होता है। ठीक है, जब भी प्रिंटिंग की बात आएगी, मनी प्रिंटिंग की बात आएगी, ये सोच लो कि घाटे का वित्तीयन है। घाटे का वित्तीयन जब भी होगा तब भी पैसे प्रिंट किए जाएंगे। अब तक कुल छापे गए, कितने छापे गए नोट हैं, 33 लाख करोड़ रुपए। और 33 लाख करोड़ रुपए में से आपके पास और मेरे पास कितने, 2-2 रुपए। समझ गए, सरकार असीमित नोट छाप सकती है, लेकिन छाप कर गरीबी दूर नहीं करती। रुपए छापने से वास्तविक संसाधनों का सृजन नहीं होता, इससे केवल संसाधनों का निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में अंतरण किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अनाज का उत्पादन 80 मीट्रिक टन हुआ है, जरूरत 100 मीट्रिक टन की है। नोट छापने से अतिरिक्त 20 मीट्रिक टन का उत्पादन नहीं होगा, बल्कि 80 मीट्रिक टन का मूल्य बढ़ जाएगा। इसके लिए उत्पादन को ही बढ़ाना होगा। ये समझ रहे हैं? क्या समझ में आया, बताना, बताओ, यही बताओ ना कि सरकार नोट छाप करके गरीबी दूर क्यों नहीं कर सकती। पैसे खा करके किसी का पेट भरा है, पेट तो अनाज खा के ही भरेगा। ठीक है, संसाधन प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा होगा। जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो वो पैसे ट्रांसफर करके जो रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर में हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए। गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए तो पब्लिक के लिए वो अवेलेबल हो गए। केवल संसाधनों का ट्रांसफर होता है, अतिरिक्त गेहूं नहीं आए, अतिरिक्त कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हुई है, केवल संसाधनों का क्या हुआ है। मुद्रा आपूर्ति बढ़ने के कारण, पहला कारण है 1991 तक घाटे का वित्तीयन होता रहा। मतलब घाटे का वित्तीयन करने के लिए, जो भी हमें घाटा हुआ है उस घाटे का वित्तीयन करने के लिए पैसे और छापते चली गई सरकार। 1991 के बाद विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि हो गई, क्योंकि 1991 में हमने क्या, एलपीजी अपना लिया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना शुरू हो गया था। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना शुरू हो गया तो विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि होने लग गई थी। ठीक है, घाटे का वित्तीयन क्या होता है? घाटे का वित्तीयन होता है रुपए का निर्गमन, प्रिंटिंग करेंसी। लाभ, यह सरकार के पास संसाधनों को बढ़ा देगा और विकासात्मक व्यय बढ़ जाएगा। हानि, यह मुद्रास्फीति की ओर ले जाता है, मूल्य बढ़ा देता है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना, भारतीय रिजर्व बैंक, इसके बारे में कल पढ़ेंगे।